हेलो स्टूडेंट, मस्ट वेलकम टू माय चैनल हुसैन ग्लोबल एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज आपके लिए टॉपिक लाए हैं। टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन थ्रू यानी सरफेस। तो आज हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन थ्रू सरफेस, अगर कोई सरफेस है वहां से लाइट अगर गुजरता है तो उसके लिए हम लोग स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे, हम लोग पूरा उसके बारे में जानेंगे। और वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी लेक्चर को बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ से एक बाय एक करके देखेंगे। और आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी क्वेश्चन भी यहाँ से करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से रिफ्रैक्शन थ्रू यानी सरफेस। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक बार हम लोग स्नेल्स के लॉ को उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे कि अगर एरियर से डेंसर में जा रहा है रे ऑफ लाइट तो उसके लिए हम लोग स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं उसके बारे में देखिए। तो अब हम बात करते हैं कि व्हेन रेस ऑफ लाइट पासिंग थ्रू यानी पासिंग थ्रू रेयर टू डेंसर। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार इसको हम लोग रिकॉल करते हैं कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है, यानी रेयर से डेंसर मतलब जैसे ये हो गया आपका कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये हो गया हमारा नॉर्मल, और ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, आई है, ये ओ और ये क्या है बी। ठीक है, ये एंगल है आपका आर, ये है नॉर्मल, ये है एम और ये एम डैश। ठीक है, तो देखिए अब कर रहा है यहाँ से ये N1 है, ये N2। तो जब रेयर से डेंसर जाएगा तो रे ऑफ लाइट किधर मुड़ेगा, तो यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, थोड़ा सा इसको और हम लोग साफ करके बना लेते हैं यहाँ से, मतलब ये ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, यानी ये ए ओ इसको बी मान लेते हैं, मतलब। और इस केस में यानी रिफ्रैक्टेड रेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आएगा तो यानी रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। ठीक है, और इस केस में आई जो होता है आई ग्रेटर देन आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आई ग्रेटर देन आर होगा। अब इसके अपोजिट हम बात करते हैं, ये हो गया आपका रेयर लिख देते हैं और ये आपका डेंसर। ठीक है, अब इसका अपोजिट अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तब क्या होगा, यानी 2 नंबर लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर। दिखाई नहीं दे रहा है, एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये हमारा ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये है हमारा नॉर्मल, ये हमारा N2 N1, ये है डेंसर, ये है आपका रेयर। तो जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो रे ऑफ लाइट किधर बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये आर, इसको आई ले लेते हैं, ए ओ बी। अब देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर हो गया मतलब दूर की तरफ बेंड हो रहा है, और इसमें ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। ये बेंड्स ये किधर बेंड करेगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर बेंड होगा। ठीक है, ये पॉइंट हो, और ये होगा किधर बेंड करेगा, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। ठीक है,
ये तो नॉर्मल यानी क्या होगा, अब इस केस में आर जो का होगा ग्रेटर देन आई, ठीक है, ये आर है ये आई, आर ग्रेटर देन आई होगा, ठीक है। तो फटाफट इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारा कुछ बेसिक चीज। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सरफेस। अब हमारा रहेगा यानी रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सरफेस, मतलब एक से अधिक अगर सरफेस होगा उससे कैसे रिफ्लेक्शन होगा, यानी रिफ्रैक्शन थ्रू द मल्टीपल सरफेस, ठीक है। अगर एक से अधिक मल्टीपल सरफेस होगा उससे कैसे रिफ्लेक्शन होगा उसके बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर समझने के लिए लेते हैं कि कोई अगर यहाँ पर एक से अधिक सरफेस है, ठीक है, एकदम कंसेप्चुअल पॉइंट है। यहाँ पर ये एक सरफेस है, यहाँ पर N1 है, ये N2 है, N3 है। अब यहाँ पर रे ऑफ लाइट ऐसे एंटर करेगा, ये है रे ऑफ लाइट, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा तो किधर बेंड करेगा, नॉर्मल की तरफ ऐसे, ये आई आर, ए है ये ओ है, ठीक है। अब यहां से ये क्या है नॉर्मल, फिर उसके बाद यहां से ऐसे बेंड होगा, थोड़ा अच्छा से क्लियरिटी नहीं हुआ, ठीक है। अब ये जो होगा नॉर्मल से, ये नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम कहते हैं ए ओ, इसका नाम देते हैं यहाँ पर एन, N1 N2। अब ये हो जाएगा ये ओ एस और ये टी पॉइंट, ठीक है। तो ये N1 मीडियम है, N2 मीडियम, N3 मीडियम। तो यहाँ से I है ये R है, ये एंगल कितना होगा तो R, तो ये होगा, ये कंडीशन लगाएंगे यहाँ से, यानी तो देखिए यहाँ पर ये दो N और N1 दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल के ये एंगल जो होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अगर ये I है तो ये R होगा, ठीक है, या ये अगर ये R है तो ये भी R होगा, अगर I है तो I होगा, तो अगर ये R है तो ये कितना होगा R होगा, ठीक है। चलिए अब ये मिल गया, यहाँ से ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल इस कुछ ना मतलब ये R नहीं होगा, इसको मान लेते हैं I1, तो ये I1 होगा तो ये कितना होगा I1, और ये एंगल कितना होगा E मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंगल अलग होगा। इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। ये एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस के लिए ये 1 2 3 हम लोग चाहेंगे यहाँ से ये N1 है, ये फिर ये N1 हो जाएगा। अब चाहे तो हम तीनों सरफेस के लिए यानी स्नेल्स लॉ हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ फॉर, हम लोग को सीखना है स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं। स्नेल्स लॉ फॉर फर्स्ट सरफेस, ठीक है। तो पहला सरफेस क्या हो गया यहाँ से 1 के लिए, तो देखिए यहाँ से एंटर कर रहा है इस मीडियम से N1 से N2 में, तो क्या आ जाएगा साइन
एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, साइन आर, 1 मीडियम से 2 में एंटर कर रहा है यानी n21, यानी साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू n2/n1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर, तो ये निकल गया, एक इस इक्वेशन निकल गया, मतलब पहला सरफेस के लिए। उसी तरफ हम लोग यानी सेकंड सरफेस के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पर n2 है n3 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है r, मतलब साइन r अपन साइन कितना होगा ये एंगल I1, तो n2 से n3 में आया है मतलब n3 2, मतलब n1 से n2 में आया तो 2 पहले लिखे हैं, और ये जो है 2 से 3 में आया तो यहाँ पर 3 पहले लिखे हैं 2 बाद में। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n3/n2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी n2 साइन r इक्वल टू n3 साइन I1, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आपका ये पहला इक्वेशन, और ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब हम ऐसे ही चाहें तो थर्ड यानी सरफेस के लिए लगा सकते हैं। थर्ड कौन है ये, तो अब यानी थर्ड सरफेस क्या है, एन, जैसे लाइट किधर से एंटर हो रहा है n3 से n1 में, तो यानी साइन आई की जगह क्या जाएगा I1 अपन साइन आर का जगह कितना है e इक्वल टू 3 में एंटर यानी n3 से n1 में आ रहा है तो n1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब n1 3 होगा तो इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं यहाँ से। अब देखें तो n1 3 तो कितना हो जाएगा साइन I1 साइन e इक्वल टू n1 अपन n3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा n3 साइन I1 बराबर n1 साइन e, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो जितना सरफेस होगा उस सरफेस के लिए हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा, उसी तरह पे फर्स्ट सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए, और ये हो गया आपका थर्ड सरफेस के लिए, ठीक है। तो ये हमारा स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको उतारिए एकदम टू द पॉइंट, कॉन्सेप्चुअल हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या रहता है कि कुछ दिया रहेगा क्वेश्चंस और उसमें निकालना पड़ता है, ठीक है। चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि और क्लियरिटी यहाँ से बन जाए। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं फर्स्ट कि कोई एक यहाँ पर मीडियम है, ठीक है, ये n1 है ये n2 है, ठीक है। अब ये n1 बराबर 1 n2 बराबर 3/2, ठीक है। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कितना है, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ से v1 यानी ये क्या है v2, ठीक है। रे ऑफ लाइट ऐसे एंटर करके ऐसे चली आई, ठीक है, यह आई यह है। तो अब बताना है इसका, इसमें v2 कितना होगा, v2 इक्वल टू वाट, ठीक है। और ये जो है पहला मीडियम एयर है, तो एयर में जो लाइट का स्पीड यानी v1 बराबर क्या है c, तो हम लगाएंगे इसको, मान लीजिए x और x डे सरफेस इन स्नेल्स लॉ फॉर x और x डे सरफेस। तो पहला सरफेस के लिए क्या लगाएंगे, यानी साइन, या ऐसे भी लिख सकते, याद है बताए थे n1 से n2, तो n21 बराबर क्या यहाँ से यानी v1 अपन v2, और n2 अपन n1 बराबर v1 अपन v2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, n2 v2 इक्वल टू n1 v1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ से n1 1 दिया है,
तो यहाँ पर N2 हमको V2 निकालना है। N2 का वैल्यू कितना है 3/2 और ये V2 निकालना है। N1 का वैल्यू 1, V1 कितना दिया है 3 × 10⁸, क्योंकि V बराबर C है, C बराबर कितना होता है 3 × 10⁸। तो इसीलिए V2 बराबर कितना आ गया, ये 3 × 10⁸ और ये कितना आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 3/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 × 3/3 × 10⁸। 3 से 3 कट गया तो ये कितना आ गया यहाँ से V2 = 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। मतलब V2 मीडियम में लाइट का स्पीड जो होगा, मतलब इसमें लाइट V2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ से कि अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल स्लैब। पैरेलल स्लैब क्या है और उससे कैसे रिफ्रैक्शन होता है उसके बारे में तब तक इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, छोटा मोटा एक क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। बस स्नेल्स लॉ क्लास 10th में अगर आगे लगाने के लिए तो आपको 12th में कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 10th से सब स्टार्टिंग होता है और क्लास 10th में जो बच्चा अगर अच्छा से पढ़ लिया उसके लिए सब कुछ आसान है। इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो होता है क्लास 9th और 10th। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल स्लैब। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर स्लैब है उससे कैसे रिफ्लेक्शन होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। रेक्टेंगुलर स्लैब मतलब जैसे हम लोग देखे हैं कि यानी ऑफिस में कोई इतना बड़ा यानी ग्लास का यानी कांच का एक यानी पट्टी होता है। ठीक है, अगर वहाँ से टॉर्च अगर लाइट मारते हैं तो वो थोड़ा कुछ दूर यानी वहाँ से शिफ्ट होकर निकलता है, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। आइए उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक हम ये एक ग्लास है उसको बनाए। ठीक है, ये हमारा ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, ये आई है। ठीक है, अब ये एक्चुअली इस थोड़ा और इसको ग्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे बेंड हो रहा है, ये N1 है, ये N2 है, ये A है, ये O है और ये इसको मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, AON और इसको मानते हैं N'। ये है तुम्हारा, ये है आपका R, ये कितना होगा R। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ लिए हैं यहाँ से ये कंडीशन इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अगर ये R है तो ये भी R। कब, अतः जब ये L और M, L पैरेलल टू M होगा तब। ठीक है, अब बात करते हैं इसको थोड़ा सा और नीचे तक यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रूफ भी अगर करने की जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पर समझ लेंगे। ये A नहीं, P Q R S, O है ये O'। अब यहाँ से ये रे निकल रही है A O' और इसको मान लेते हैं B। ठीक है, अब देखिए ये एंगल कितना होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी इसको
या आगे थोड़ा सा कि इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे इसको हम लोग करेंगे। तो देखिए ये एक क्या है, PQRS, कोई क्या है, रेक्टेंगुलर स्लैब है। रेक्टेंगुलर स्लैब का मतलब कोई ग्लास का इतना चौड़ा जो है कोई पट्टी है, अब वहाँ से हम लोग टॉर्च ऐसे बार रहे हैं, ठीक है। तो जैसे टॉर्च वहाँ से बारा जाएगा, वहाँ से टॉर्च को जलाया जाएगा, तो जो लाइट जब स्लैब से एंटर करेगा तो एग्जैक्ट उस लोकेशन से नहीं निकला, मतलब कुछ दूर आगे बढ़ के वहाँ से लाइट निकलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए एक्चुअली ये से लाइट आ रहा है, यहाँ से हम लोग टॉर्च बार रहे हैं ऐसे, तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर नहीं निकलेगा, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाना चाहिए, तो ये यहाँ पर रे ऑफ लाइट ऐसे नहीं होगा, इसका कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी, यहाँ से यहाँ पर मारेंगे तो यहाँ से जाएगी, तो ये इतना दूर जो हुआ ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब थोड़ा सा कि इसका पोजीशन चेंज हो गया, इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब ये कितना दूर ये चेंजिंग हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से थोड़ा सा, इसमें ये हमारा नॉर्मल है, इसका नाम तो ओ डैश बी, इसका मान लीजिए PQRS T, ठीक है, और इसको मान लीजिए ये तो नॉर्मल है ऐसे, ये यू मान लेते हैं यहाँ पर यू, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें बस एक ही जगह केवल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, एक या दो जगह, बाकी सब कैलकुलेशन क्या है, मैथमेटिक्स पर बेस्ड है, बाकी सब मैथ्स वाला कोई ये नहीं काम है, लेकिन हम लोग को ये करना पड़ता है। जब रे ऑफ लाइट ए से जब चल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस से यानी ट्रांसपेरेंटिंग मीडियम में जब एंटर करता है उसका क्या होता है, वो डेविएट कर देता है, तो जब डेविएट करेगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो ये स्लैब है, तो ये स्लैब हुआ, तो यहाँ से कितना दूर है, इसका थिकनेस मान लेते हैं T है, ठीक है, ये T है। T क्या है, यहाँ पर सब लिखते हैं, T बराबर थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई, ठीक है। ABCD क्या है, PQRS, ये क्या है, कांच, कांच की पट्टी यानी ग्लास स्लैब, ठीक है। PQRS क्या है, PQRS है ग्लास स्लैब है, ये इंसिडेंट रे है AO, ये I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसके बाद R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो बस क्लास 10th में हम लोग को इतना ही पूछता है कि एक रे डायग्राम बनाने के लिए कि कोई एक रेक्टेंगुलर स्लैब है PQRS, और वहाँ से जब रे ऑफ लाइट जब पास होगा तो उसका डायग्राम बनाने के लिए तो इतना बना देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा लिखना होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं, और इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब रे ऑफ लाइट यहाँ से टॉर्च मारेंगे तो यहाँ से निकलेगा, इसके बीच का जो दूरी होता है इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अब देखिए R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, अब यहाँ से बात करते हैं PQRS इज ए रेक्टेंगुलर glass slab when a rays AO incident on slab, then they refracts to surface O डैश, मतलब O डैश से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन
इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब ये इंसिडेंट रे ए, इसको मान लीजिए ए डैश, तो ए डैश और बी का जो दूरी जो है वही है अपना लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो बस इससे अब इसके बाद हम लोग थोड़ा देखते हैं यहाँ से इसका फार्मूला, इसका नहीं पढ़ना है इसमें 10th में, लेकिन इसका डेरिवेशन करा देते हैं। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये होगा कितना है। ठीक है, तब तक इसको तारीफ फिल्म आगे बढ़ते हैं। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है। ठीक है, वो क्लास 12th में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बता दिए कि जिनको जरूरत है वहाँ से ड्राइव भी कर सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से कि यानी डेरिवेशन जो है, ये फार्मूला ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं यहाँ से, यहाँ पर M। ठीक है, तो अगर ये OT जो है और OT O डैश और V, ये भी क्या है, नॉर्मल है। V और O डैश क्या है, नॉर्मल, तो ये क्या है, पैरेलल होगा। मतलब OT पैरेलल टू क्या होगा, O डैश V, ये इसके पैरेलल होगा। तो R बराबर ये एंगल बराबर इतना एंगल। ठीक है, और आपका ये टोटल एंगल कितना आ जाएगा यहाँ से, I, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, एंगल AON बराबर एंगल कितना आ जाएगा, TOA डैश, यानी बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब ये एंगल कितना होगा, तो टोटल अगर I हो जाएगा तो I माइनस R। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से, हमको O और O डैश निकलना है, यानी इन ट्रायंगल O डैश T। अगर हम लोग लगाते हैं यहाँ से cos R B/H, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना आ जाएगा OT, और H हाइपोटेन्यूज कितना होगा O डैश, तो OT बराबर कितना आ गया, यहाँ से O डैश। अब यहाँ से इसको O डैश निकाल दिए, O डैश बराबर OT बटा cos R। O डैश क्या है, हमको ये निकालना है, तो OT क्या है, पूरा ये स्लैब का थिकनेस है, मतलब मोटाई, यानी T बटा cos R। एक फॉर्मूला निकल गया। अब हम बात करते हैं इसमें, ये एंगल कितना होगा, I माइनस R। तो अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, यानी O डैश M, O डैश M, तो हमको क्या निकालना है, यानी P/H परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, O डैश M निकालना है। तो साइन ये कितना आ जाएगा, ये एंगल I माइनस R परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, O डैश M, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी O डैश। तो अब देखिए, अब O डैश क्या है, यहाँ पर इसका वैल्यू आ गया है, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें इसका वैल्यू पुट करने पर
ओ डैश के इसमें वैल्यू पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा, यानी साइन आई माइनस आर इक्वल टू, यानी कितना आ जाएगा, ओ डैश एम बाई ओ डैश, ओ डैश, और यहाँ से ओ डैश कितना आ गया, ओ टी बाई कॉस आर, ओ टी बाई कॉस आर, कॉस आर ऊपर चला जाएगा। थोड़ा सा कहाँ से लिख लिया जाए इसको, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, या यहीं पर लिख लेते हैं, इसका यहाँ पर लिख देते हैं। तो साइन आई माइनस आर बराबर कॉस आर ओ डैश एम बाई ओ टी, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। ओ टी क्या है, ओ और टी, ओ टी यही है, थिकनेस टी है स्लैब का, तो ओ टी बराबर टी, ठीक है, और ओ डैश एम स्लैब का थिकनेस, तो साइन आई माइनस आर बराबर कॉस आर ओ डैश एम, स्लैब का थिकनेस टी है। अब हमको ओ डैश एम निकालना है, ओ डैश एम, तो ये कितना आ जाएगा, यानी ओ डैश एम बराबर टी साइन आई माइनस आर बटा यानी कॉस आर, ठीक है। तो यानी ये हमारा फॉर्मूला निकल गया, यानी यही हमारा ओ डैश एम, यही है हमारा क्या चीज़, ओ डैश एम मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी ओ डैश एम बराबर क्या आ गया यहाँ से, टी साइन आई माइनस आर, अब भाई कितना आ जाएगा, कॉस आर, ठीक है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर टी क्या है, थिकनेस हो गया, टी क्या है, थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई, ठीक है, जितना, अब देखिए थिकनेस, और कॉस आर हो गया। अब देखिए अगर ओ डैश एम लेटरल डिस्प्लेसमेंट अगर ज़्यादा करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, कॉस आर को घटाना पड़ेगा, यानी ओ डैश एम अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉस आर को घटाना पड़ेगा, ठीक है, और ओ डैश एम अगर कम होगा तो कॉस आर को यहाँ से बढ़ेगा। तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये इसका भी रिलेशन है। तो ये हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आज के इसके वीडियो के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम जानेंगे कि लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस क्या है, डिफरेंट टाइप का लेंस, यानी बाई कन्वेक्स लेंस यानी बाई कॉनकेव लेंस, जो भी डिफरेंट टाइप का लेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए और अपने ग्रुप हर जगह यानी शेयर करें, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।